निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में अब आम जनता कहीं ना कहीं परेशान होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुकम्मल तरीके से यहां सब्जियों के दाम आसमान छू गए हैं और आम लोगों के लिए अब सब्जी अपने घर लेकर जाना बहुत बड़ी बात हो चुकी है, क्योंकि सब्जी विक्रेताओं ने खराब मौसम का हवाला दे दिया है और दामों में बढ़ोतरी से आम जनता काफी हद तक परेशान है। 15 दिनों के बाद दाम कम होने के भी यहां संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं कि दाम कम हो सकते हैं, लेकिन 15 दिनों के बाद। लेकिन मुख्य कारण क्या है, किस वजह से महंगाई चरम पर पहुंचती जा रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। सब्जी मंडी का रुख यहां पर इक्का दुक्का लोग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सब्जियों के जो दाम हैं वो अब कहीं ना कहीं आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से जो मध्यम वर्गीय परिवार है या गरीब तबके के लोग हैं वो अब इससे वंचित रहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको सुना देते हैं क्या कुछ कहना है। जितनी भी हमारी मार्केट में सब्जियां बिक रही हैं, जैसे टमाटर हो गया, गोभी होगी, पालक होगी, जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां भी है, ये सब जो है आसमान छू रही हैं। टमाटर 60 से 70 रुपये किलो बिक रहे हैं, गोभी 70 से 80 रुपये किलो बिक रही है, पालक जो कि कोई नहीं खाता वो भी जो है 80 से 90 रुपये किलो बिक रही है, घिया 60-70 रुपये किलो बिक रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा सब्जियाँ महंगी हो गई हैं। मेरी सरकार से यही गुहार है कि इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि घिया जो है वो पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है। अगर बीमार बंदा जो है वो 60-70 रुपये किलो घिया खाएगा तो अपना वो दवाई का खर्चा कहाँ से करेगा। जैसा कि पीछे ये काफ़ी सारी जो बारिश हुई, ओले पड़े, जिसकी वजह से जितनी भी सब्जियां थी सब की सब खराब हो गई। अभी बाहर से सब्जियां आ रही है जिस वजह से सब्जियां महंगी बिक रही है, लेकिन फिर भी सरकार को इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अभी तो तेल भी सस्ता हो गया। पहले तो था, अभी डीजल महंगा है, लेकिन अभी तो सरकार ने डीजल भी सस्ता कर दिया, इसलिए इसके ऊपर सरकार को कुछ कंट्रोल करना चाहिए। अभी मतलब कि आप सिर्फ सब्जियों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज देख लीजिए, सब्जियां देख लीजिए, दालें देख लीजिए, कोई सरिया, सीमेंट, कोई भी देख लीजिए। इस तरीके से महंगाई ने आम आदमी को जकड़ लिया है। आम आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। आज आम आदमी को, पहले लोग सोचते थे कि हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, लेकिन आज इंसान की सोच सिर्फ इतनी ही है कि सुबह और शाम के जो 2 वक्त की जो रोटी है वो किस तरीके से पूरी की जाए, अपने बच्चों का पेट किस तरीके से भरा जाए। मैं इसके लिए आज मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोग भी थोड़ा इस तरीके की तरफ ध्यान दें कि लोगों के झूठे आश्वासनों पे मत आए। इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें की गई थी, आपको याद होगा, तो आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में लोग इस बात का जवाब जरूर देंगे। और जिस तरीके से आज किसी तरीके की किसी चीज में कोई कंट्रोल नहीं है, हर चीज लगातार बढ़ती जा रही है, वक्त में जवाब जरूर दिया जाएगा जनता के द्वारा। कि आम जनता का क्या कुछ कहना था, वो किस तरह से कह रहे हैं कि महंगाई चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आम जनता की कमर टूटती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एक एक करके किस तरह से महंगाई का दौर यहां बढ़ता हुआ देखा गया, ये देखने वाली बात है। पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए गए, लेकिन अभी भी सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। सब्जी मंडी से ही अश्वनी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि महंगाई जिस तरह से चरम पर देखी जा रही है और सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आम जनता इससे वंचित रह रही है, मुख्य कारण क्या है? हेलो अश्वनी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आगे जी आगे बताइए, मुख्य कारण क्या है महंगाई का? मुख्य कारण जो पीछे जो ओले पड़े हैं ना हमारे जम्मू कश्मीर में, उसका कारण सबसे ज्यादा है। जो सब्जियां लगी थी वो सारी यानी कि खराब हो गई हैं, बिल्कुल ओला पड़ने से। तो ये ऐसा है कि हमारे जो पहाड़ों में भी यही हाल रहा। हमारे जम्मू कश्मीर में जितनी श्रीनगर में बर्फ पड़ी है और हमारे यहाँ ओले पड़े हैं। ओले से क्या हो गया कि हमारी सब्जी आती है हमारे बिशरा, पारसपुरा, बिशरा से, और ये पूरे एरिया हमारा जम्मू का जो है सब्जी का घर है ये। लेकिन उसका कारण क्या हुआ कि जो सब्जी ओले पड़े सारी सब्जी खत्म हो गई। अब ये रिलैक्सेशन जो मिलेगी आपको, ये थोड़े 15 दिन से पहले नहीं मिलेगी। अभी हमारे जो टमाटर है, टमाटर भी वो सारा खराब हो गया उसके बारिश के कारण। जो महाराष्ट्र में बारिशें हुई है, अभी 15-20 दिन, महीना पहले 5 रुपए 10 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था। तो उसका कैसा हुआ कि जो बारिश पड़ी महाराष्ट्र में बहुत हुई, उसके क्या हो गया कि आज 55 रुपया 50 रुपया टमाटर का रेट है होलसेल का। लेकिन अश्वनी जी, यहाँ पर सवाल ये है कि जो लोकल हमारे पास यहाँ सब्जी पहुंच रही है, जम्मू शहर के अंदर पहुंच रही है, उसके तो रेट्स कम से कम होने चाहिए।
जिस तरह से पहुंच रही है। आपको पता है कि ये पंजाब नेहरू से हमारा पड़ता है और हमारा ये कुल्लू की मटर आ रही है, वहां से आ रही है, उसका किराया 5-7-8 रुपए है। वहां भी लोग खाने वाली है। कुल्लू की जो मटर है वो पूरे हिंदुस्तान में जा रही है, दिल्ली तक, चंडीगढ़, लुधियाना, अपना ये अमृतसर, जलंधर और दिल्ली तक ये माल करते हैं। क्या लगता है अश्वनी जी कि इस महंगाई के दौर से लगातार जो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, तो प्रशासन को इस पर गौर करना चाहिए था? ये कुदरती है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। जो आप समझ लीजिए पालक है, पालक यानी कि जो मेथी है, पालक है, आज 50 रुपए किलो बिक रही है। उसका कारण यही है जिसका कुछ बच गया वही बच गया, नहीं तो ये 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 15 रुपए किलो बिकती थी। यानी ये कहा जा सकता है कि 15 दिन अभी इंतजार करना पड़ेगा आम जनता को, रेट्स को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन जो थोड़ा बहुत जो महंगाई हुई है वो सीजनी हुई है। चलिए, सीजनी हुई है ना, जैसे ये हमारा टिक्का था, दिवाली थी, उसके भी थोड़ा लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं। गोभी है 50-60 रुपए कल बिकी है। चलिए अश्वनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अश्वनी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो सब्जी मंडी से ही बात कर रहे थे कि किस तरह से वहां पर अब महंगाई जो है वो देखी जा रही है। सीजनल महंगाई उन्होंने कह दिया है कि त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए ये महंगाई नजर आई है, लेकिन 15 दिन के बाद ही आम लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए गए हैं और महंगाई को कम करने के लिए भी सरकार को यहां सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रामबन लिए चलते हैं, क्योंकि रामबन से भी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर आज लगातार आप देखिए आम जनता किस तरह से परेशानी के दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है। एमजी नरेगा योजना, यहां भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई है और असर के ग्रामीणों ने यहां योजना पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण विकास विभाग पर धांधलियों का आरोप लगाया गया है और मुकम्मल तरीके से आपको यह भी बताते चले कि एमजी नरेगा ये पहला मौका नहीं है कि सवाल ये घेरे के अंदर आया हो। इससे पहले भी कई बार भ्रष्टाचार के मामले एमजी नरेगा से सामने आ चुके हैं, जहां पर जॉब कार्ड बनाया जाता है और किसी और के नाम से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इस तरह से कई मामले आम लोगों की तरफ से सामने रखे गए थे, आम लोगों की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि एमजी नरेगा योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की यहां भेंट चढ़ गई है। और असर के ग्रामीणों की अगर बात करें तो अब ये कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग पर धांधलियों का आरोप लगाया जा रहा है कि ग्रामीण विकास विभाग के अंदर जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ धांधलियां की जा रही हैं। साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर एमजी नरेगा की तरफ से काम किया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो काम जमीनी सतह तक पहुंचना चाहिए, क्या वो वाकई में पहुंचता है या नहीं, ये एक बड़ी बात रहती है देखने की, क्योंकि दूरदराज इलाका है और फाफलंग जितने भी एरियाज हैं वहां तक पूरी तरह योजनाओं को पहुंचाने की बात कही गई थी, परियोजनाओं को पहुंचाने की बात कही गई थी। लेकिन सरकार की तरफ से जो दावे पेश किए गए हैं, विभाग की तरफ से जो दावे पेश किए गए, वो जमीनी सतह पर कितने पहुंचे ये देखने वाली बात है। क्योंकि सरकार और प्रशासन की तरफ से योजनाएं शुरू तो की जाती हैं, लेकिन जमीनी सतह तक कितनी पहुंचती हैं, ये हर किसी का सवाल यहां पर रहता है कि जब भी आप कोई योजना या परियोजना चलाते हैं, उसका मुकम्मल तरीके से आम जनता को कितना लाभ मिल पाता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि एमजी नरेगा की आज बात हो रही है। एमजी नरेगा योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और असर के ग्रामीण जो है वो अब कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सब ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? कार्ड का जो है वो इस्तेमाल किया गया है सर। ये मुझे जॉब कार्ड इस्तेमाल करके वो पैसा जनाब इन्होंने दिखाया है कि आपके अकाउंट में जनाब 18,564 रुपए हमने डाले हैं। लेकिन जनाब जब मैंने स्टेटमेंट लाई, मेरे पास स्टेटमेंट भी है, और जनाब ये जो पैसा है ये अकाउंट में और किसी के गया है, सिर्फ खाली मेरा जॉब कार्ड यूज किया गया है। और यहाँ पे जो है जॉब कार्ड यूज करके जो ऑन अकाउंट पेमेंट जो हुई है सर, वो और किसी के अकाउंट में पेमेंट हुई। जो काम किया हमने, मतलब नीचे ड्रेन का काम किया है और भी डंगू का काम किया, नीचे डंगा दिया है, उसकी पेमेंट हमें नहीं हुई है। मतलब हमारी शीटें निकाली गई हैं, पैसा औरों के अकाउंट में आया, हमें पैसा वैसा नहीं आया अकाउंट में। स्टेटमेंट भी मेरे फादर साहब ने दिखाई, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं आया है, ऐसे शो हो रहा है पैसा आया है, मतलब वो कैसे आया, मतलब वो कुछ समझ नहीं आया।
तो साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से आम लोग यहां पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जॉब कार्ड बनाया गया था लेकिन पैसे उनके अकाउंट में आए हैं, मिले नहीं है। और ये कैसे हो सकता है, किस तरह से ये बात यहां पर हजम करने वाली है, ये बहुत बड़ा सवाल बन रहा है कि एक अकाउंट में पैसे आते हैं लेकिन उस शख्स को वो पैसे नहीं मिलते हैं और कोई और इस पैसे का पूरा लुत्फ उठाता हुआ नजर आ रहा है। इसमें बैंक पर भी सवाल उठते हुए और साथ ही साथ यहां पर एमजी नरेगा के जितने भी लोग हैं, कर्मचारी हैं, आला अधिकारी हैं, उन पर सवाल उठते हुए कि जिन लोगों ने काम किया है जमीन पर उन्हें ये पैसे क्यों नहीं मिले और अगर उनके खाते में ये पैसे आए हैं तो वो ये पैसे निकाल क्यों नहीं पाए हैं। ये बड़ा सवाल है कि आखिर कहां पर कोताही बरती गई, किस वजह से ये लोग पैसों से वंचित रह गए हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से दावा तो पेश किया जाता है कि हर एक काम हो रहा है और हर किसी को यहां पर सुविधाएं फराहम कराई जा रही हैं, लेकिन कितनी सुविधाएं फराहम हो रही हैं ये देखने वाली बात है। क्योंकि एक तरफ आप लेबर का काम करते हैं, एमजी नरेगा के अंदर काम करते हैं, जॉब कार्ड बनाए जाते हैं जो सरकार की तरफ से बनाए गए थे कि जितना भी काम आप करेंगे उस पर पूरी तरह से नोट डाउन किया जाएगा और नोट करने के बाद आपके खाते में पैसे डाले जाएंगे। लेकिन जब वो पैसे डाले जाते हैं तो वो उस शख्स को मिलने की बजाय किसी और को मिल जाए तो समझिए कि यहां पर एक मजदूर पर क्या बीतती है उस वक्त जो काम करके बैठा है और अभी तक वो पैसे के लिए सोच रहा है कि कहीं ना कहीं से पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन किस तरह से मिलेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह है कि खाते में पैसे आ जाते हैं और पैसे मिलते नहीं है। इसी पर जानकारी भी लेंगे, नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये बैंक पर भी सवाल उठता हुआ और एमजी नरेगा डिपार्टमेंट पर भी सवाल उठता हुआ और कर्मचारियों पर भी सवाल उठता हुआ कि आखिर जिन लोगों ने जमीन पर काम किया है उन्हें क्यों पैसे नहीं मिले और कोई कैसे उनके पैसे खाते में से निकाल गया। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं पंचायत रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ब्लॉक अंतर है जहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा पड़ता है। यानी एक ऐसा पंचायत है जहाँ रेवेन्यू विलेज तो डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ है, लेकिन अगर हम इसको आरडीटी की तरफ से देखें तो डिस्ट्रिक्ट डोडा के साथ आता है। जब हम इस पंचायत के अंदर पहुंचे, वहाँ के लोगों से हमने बात की तो आशा कई चीजें वहाँ पे आती है जो मशहूर है। हमने 4 काम वहाँ पे देखे। एक ये प्रोटेक्शन वर्क हुआ है ग्रेव यार्ड का, कब्रिस्तान का, उसके साथ में एक वाटर कैचमेंट ड्रेन बनाई गई है और तीसरी बात ये कि वहाँ पे एक कच्चा पाथ बनाया गया है। और एक चीज वहाँ पे हो रहा है 14th FC के तहत एक बिल्डिंग बनाई गई है जो आंगनबाड़ी सेंटर के लिए बनाई गई। लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे, लोगों से हमने बात की तो कई चीजें वहाँ पे मशहूर थी। जब लोगों से हम बात कर रहे थे, लोगों का ये कहना था कि हमें रोजगार नहीं मिला। हालांकि मनरेगा की अगर हम बात करें तो मनरेगा के तहत ये चीज बताई गई कि हर शख्स को 100 दिन का रोजगार मिलेगा अपने गांव में या 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो लोगों की शिकायत थी, जनाब बोर्ड तो लगा दिए गए, साइन बोर्ड पे लिखा गया है कि काम हुआ है, लेकिन वो काम हुआ नहीं। अगर काम होता तो हमें वहां पे रोजगार मिलता। लोगों ने शिकायत की कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। एक चीज ये है कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से साइन बोर्ड तो लगाए गए, वहां पे तहरीर भी हुई, लेकिन फिर लोगों को रोजगार नहीं मिला। लेकिन नदीम, यहाँ पर जो आपने बात बताई है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वो इलाके 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ लगते हैं, 2 विधानसभा क्षेत्रों के साथ लगते हैं, लेकिन उसमें ये डिपार्टमेंट को देखने की जरूरत है कि वो इलाका कौन सी विधानसभा में आता है और उसमें किस तरह से काम करवाना है। क्या लगता है कि विधायकों की तरफ से तो काम नहीं किया गया, लेकिन जो आला अधिकारी बैठे हुए थे डिपार्टमेंट के, वो क्या काम कर रहे हैं वहां पर? देखिए आशा, मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जिन 4 कामों की हम बात करें, इसमें 3 काम मनरेगा के हैं, ये डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का कहना है और साइन बोर्ड पर तहरीर है जो हमने वहां पे देखे। और एक काम जो है 14th FC हेड का है। जब हम वहां पहुंचे, लोगों का एक तरफ सरकार का ये दावा कि जनाब हम तो 100 दिन का रोजगार देंगे, लेकिन जब लोगों से बात करें तो लोग कहते हैं कि जनाब हमारा जॉब कार्ड बना। एक शख्स से हमारी जो बात हुई, उनका कहना कि मेरा जॉब कार्ड नंबर 84 है और उस अकाउंट, जब हम उस जॉब कार्ड की बात करें तो जरूर रूरल डेवलपमेंट के जो इनवॉइसेस बनती हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट्स होती है, उसमें मेरे जॉब कार्ड नंबर का इस्तेमाल हुआ है। यानी XYZ का अगर वहां पे जॉब कार्ड नंबर है, लेकिन पैसा ABC के अकाउंट में गया है, ये उन लोगों का कहना है जिनसे हम बात कर रहे थे। तो ये चीज कहीं ना कहीं कि जॉब कार्ड का इस्तेमाल हुआ, पैसा किसी और को मिला। लेकिन उसके साथ में एक चीज, क्योंकि वहां पे जो आंगनबाड़ी सेंटर की एक बिल्डिंग बनाई जा रही है 14th FC के तहत, तो उसमें भी लोगों का ये शिकायत थी कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हो रहा है यहाँ पे, जिस तरह से ड्राइंग है, ड्राइंग के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। जो वाटर कैचमेंट
ड्रेन और कच्चा पास की हम बात करें तो वो एक ही जगह है। नदीम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूरदराज का इलाका है जहां पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर देखा जा रहा है और किसी न किसी की ये मानसिकता जरूर रही होगी कि दूरदराज का इलाका है, चेकिंग के लिए यहां पर टीम नहीं पहुंचेगी तो धांधली की जा सकती है? जी बिल्कुल आशा, देखिए ये चीज तो जाहिर सी बात है क्योंकि जब मैं वहां खुद पहुंचा तो लगभग रोड से आप जब इस पंचायत के अंदर पहुंचे तो लगभग 2 घंटे का वक्त आपको पैदल तय करना है और आप इस पंचायत के अंदर पहुंचे। हालांकि इसके बाद जब हम उस पंचायत में गए उसके बाद हमने डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं एसीडी डोडा से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जनाब बोर्ड जो साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड पर तमाम चीजें तब मेंशन होगी जब काम कंप्लीट होगा। लेकिन उनकी बात से एक चीज ये भी मशकूक है कि अगर उन्होंने ये कहा कि जनाब ठीक है जब काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सब चीजें तहरीर होनी है, लेकिन कुछ चीजें वहां पे तहरीर हो गई है। आप मैंडेज की बात करेंगे वहां पे तहरीर है, लिखे गए कि हाँ जी इतने मैंडेज लगे, लेकिन स्टार्ट डेट क्या है उस काम की, कंप्लीशन डेट क्या है वो नहीं है। जब काम का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, वो चीजें उस पर मेंशन नहीं है। और जब हमने तो पेमेंट कैसे निकाली गई नदीम, ये सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए अच्छा 2 बोर्ड हमने देखे, एक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि जनाब ये मनरेगा का काम है, दूसरे बोर्ड पे भी लिखा था मनरेगा का काम है। हालांकि उसी रास्ते कोई ड्रेन भी बता रहे हैं, उसी रास्ते कोई कच्चा पास भी बता रहे हैं। और दूसरी तरफ में अगर ग्रेव यार्ड की बात करें जहाँ पे एक बोर्ड है वहाँ पे अभी पेंट वगैरह नहीं हुआ, उस पर जो पर्टिकुलर लिखे जाने थे वो तमाम चीजें नहीं लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज भी क्लियर हो जाती है क्योंकि डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो आजकल ऑनलाइन पेमेंट होती है, बैंक पर सवाल नहीं उठते। अगर सवाल उठते हैं तो वहाँ की पंचायत फोरम पर उठते हैं और कंसर्न जो डिपार्टमेंट। और ये जो पेमेंट्स हुई है नदीम, क्या ऑनलाइन पेमेंट्स हुई है सारी? जी बिल्कुल, देखिए आशा मनरेगा की जहां तक हम बात करें फिर 14 टैक्सी की बात करें तो ये तमाम चीजें जो है डीएससी यहाँ सरपंच की लगेगी और मनरेगा की जो पेमेंट है वो डायरेक्टली ऑनलाइन होती है। लेकिन जो यहाँ से रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, जो जॉब कार्ड वगैरह, अकाउंट नंबर वगैरह, जो भी बेनिफिशियरी है जो इनका प्लान पहले से सबमिट करते हैं तो उस प्लान में जो चीजें डाली जाती है वो डिपार्टमेंट का काम होता है। तो कहीं ना कहीं यानी ग्राउंड से ही धांधली जो है वो शुरू हो जाती है और जो रिपोर्ट बाहर सबमिट कराई जाती है वो सही से नहीं कराई जाती है। लेकिन नदीम, यहाँ सवाल अब ये है कि ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र अब यहाँ पर सामने आया है कि किसके जुरिडिक्शन के अंदर ये काम हो रहा था? क्योंकि 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक तरफ रामबन और दूसरी तरफ डोडा। लेकिन अगर इसकी काम की बात करें जो एमजी नरेगा की तरफ से कामकाज किया गया है, ये किस क्षेत्र के अंदर आ रहा है? जी देखिए आशा 3 चीजों से मैं आपको बता दूं। एक तो अगर हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन है। रेवेन्यू विलेज अगर देखें हम तो इनका रेवेन्यू तहसील राजगढ़ है, तहसीलदार ऑफिस राजगढ़ में जाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट रामबन का एक हिस्सा है। और अगर हम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो वो ब्लॉक अस्तर है जो डिस्ट्रिक्ट डोडा है। तो यहाँ में ये चीज कहें कि कॉर्नर पे है जहाँ पे आप इधर जाएं तो इधर भी जाना पड़ेगा, उधर भी जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं इधर उधर जाने के बीच जो गड़बड़ है वो ये है कि अगर लोगों को काम मिलना चाहिए था वो मिला क्यों नहीं? अगर साइन बोर्ड पे लिखा गया है, मेंशन किया गया है कि काम हुआ है, यानी रूरल डिपार्टमेंट को यहाँ पर काम करने की जरूरत थी, होमवर्क करने की जरूरत थी कि अगर बीच में ये इलाका पड़ता है और 3 जगह से लगता है तो जाहिर तरीके से खंगालने की कोशिश होनी चाहिए थी कि कहां से पेमेंट निकलेगी और किन लोगों को यहाँ पर काम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से पूरे इलाके के अंदर यहाँ काम में एक झोल देखा गया है। लेकिन इन पूरे काम के अंदर झोल को खत्म करने का काम रूरल डिपार्टमेंट का था, सरकार का था, विभाग का था, जो नहीं किया गया और आम जनता कहीं ना कहीं परेशानी के दौर से गुजरती हुई नजर आई। उनका साफ तौर पर आरोप यह है कि यहाँ पर जो काम जिन लोगों को मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला है और जिन लोगों ने काम किया है उन्हें भी पेमेंट नहीं हुई है और किसी और के नाम से ही पेमेंट यहाँ पर कर दी गई। यानी पूरी तरह से भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर देखा गया है और मुकम्मल तरीके से इस पर काम करना बहुत जरूरी था, जो अब एक चिंता का विषय भी बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दूरदराज के इलाकों के अंदर लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि विकास कितना हो रहा है वो जमीनी सतह पर उतर कर आप लोग देखें। आगे बढ़ जाएंगे। कोरोना महामारी ने जम्मू के होटल उद्योग की कमर तोड़कर रख दी है और रही सही कसर सरकार की दरबार मूव की प्रथा को बंद करने के फैसले ने कर ली है और इस समय जम्मू का होटल उद्योग वेंटिलेटर पर है और उद्योग से जुड़े हुए लोग भी बेहद परेशान हो चुके हैं। इन लोगों ने सरकार से जहां दरबार मूव की प्रथा को दोबारा से शुरू करने की मांग की तो वहीं जम्मू के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने की भी मांग की। इसके अलावा इन लोगों ने सरकार से होटल उद्योग को डूबने से बचाने के लिए विशेष कदम उठाने की भी अपील कर दी है। Myself, Pawan Gupta, President All Jammu Hotel and Lodges. ऐसे ही तकरीबन रफली 150 साल से प्रथा महाराजा गुलाब सिंह के ज़माने से दरबार मूव होता था
दरबार मूव ये होता था कि सर्दियों में 6 महीने वहाँ पे कैपिटल हमारी कश्मीर में होती थी और गर्मियों में कश्मीर में होती थी और सर्दियों में हमारी जम्मू होती थी। ये प्रथा तकरीबन 150 साल से चलती आ रही थी। अब की बार कोविड के तहत सरकार ने ये कहा कि कुछ लोग जम्मू बेस्ड जो होंगे वो जम्मू में ही रहेंगे और कश्मीर बेस्ड होंगे कश्मीर में रहेंगे। वो ऐसा करने से इन्होंने एक आंकड़ा दिया है, तकरीबन कोई 200 करोड़ के करीब हमें इसमें सेविंग होगी। स्वाभाविक बात है, यहाँ से पहला सिस्टम ऐसा होता था, जितनी फाइल्स होती थी ट्रंक में पैक होके ट्रकों में लोड होके वहाँ कश्मीर जाती थी और 6 महीने के बाद कश्मीर से यहाँ आती थी। स्वाभाविक बात है, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल ज़माना है, ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए, इस चीज़ को हम वेलकम करते हैं। लेकिन साथ ही में आप इसका देखिए इसका दूसरा प्रभाव, क्योंकि जब दरबार मूव जब यहाँ पे कश्मीर में होता था तो जम्मू के लोग वहाँ पे जाते थे और काफ़ी लोग वहाँ का कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री देखते थे। और जब लोग कश्मीर वाले जम्मू के आते थे, वो जम्मू के जो डोगरा कल्चर होता था, जहाँ की कैसे वो गुलदस्ते की तरह लोग रह रहे हैं, कैसे हमारे फेस्टिवल मना रहे होते हैं, वैसे ये प्रथा चलती थी और लोग यहाँ पे आके देखते थे। होटल इंडस्ट्री इस वक्त मंदे के कगार पर चल रही है। सर्दियों के दिनों में कश्मीर से सेक्रेटरी जम्मू आते थे, हमें बहुत उम्मीद होती थी, हम पूरा साल इंतजार करते थे। जो 6 महीने के लिए सेक्रेटरी जम्मू आते थे उसमें हमारी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चलती थी। अब सेक्रेटरी जो है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल बंद कर दिया है कि सेक्रेटरी जो है वो परंपरा ख़त्म कर दी है और अब जो होटल इंडस्ट्री है वो बिल्कुल मंदे के कगार पर चल रही है। इसकी वजह से हमारा बहुत काम जो है वो ख़राब चल रहा है। हमारे जो मुलाजिम हैं हम उनकी भी भरपाई नहीं कर सक रहे और जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया था कि सेक्रेटरी 40% जम्मू आएंगे, उससे हमारे बिजनेस को बिल्कुल भी कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि जम्मू में जो प्रोजेक्ट लोगों को दिखाने के लिए शुरू किए हुए थे अनकम्प्लीट है, जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट किया जाए और लोगों को जम्मू आने के लिए निमंत्रण दिया जाए। इससे हमारा काम जो है वो थोड़ा बहुत चल सकता है। हम चाहते हैं कि होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कोई अच्छे कदम उठाए, जिससे हमारी होटल इंडस्ट्री जो है वो अच्छे तरीके से चल सके और हम अपना और अपने जो कार्यकर्ता हैं जो हमारे पास काम करते हैं हम उनकी भी भरपाई कर सकें। ये होटल इंडस्ट्री तो मैं कहूँगा कि 100% जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि पहले यहाँ दरबार मूव होता था तो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए होटल के में किराए पे लिए जाते थे। होटलों के कमरे में तकरीबन 90% होटलों के कमरे जो वो गवर्नमेंट एक्वायर करती थी गवर्नमेंट मुलाजमों के लिए, और बाकियों को जो गवर्नमेंट के क्वार्टर हैं उनको अलाट किए जाते थे। लेकिन अब दरबार मूव नहीं आने से तो थोड़े से लोगों को आने से मगर जो उनके पास अकोमोडेशन ऑलरेडी है तो गवर्नमेंट उन्हीं को ही यहाँ ला रही है और काम कर रही है। और ये दरबार मूव कंप्लीट ना होने से होटल इंडस्ट्री बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को या एलजी साहब को, जहाँ तो कोई होटल एसोसिएशन के लिए, होटल इंडस्ट्री के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिससे होटल के जो चलाने वाले हैं या होटल के जो मुलाजिम हैं या उनका तनख्वाहें और खाने का कोई ना कोई प्रोग्राम मुझे बन सके। और साथ साथ मैं गवर्नमेंट को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे जम्मू प्रोविंस ने टूरिज़्म डिपार्टमेंट के जो डेवलपमेंट करने के लिए प्रोग्राम हैं जो पाइपलाइन में पड़े हैं उन्हीं को ही जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, ताकि बाहर से जो टूरिस्ट हमारे आते हैं और वो यहाँ रुकें। जैसे गंडोला शुरू कर दिया, बहुत अच्छा किया। तो धान की फसल गंवा चुके मढ़ ब्लॉक के किसानों ने अब यहां गेहूं की फसल पर भी खतरा मंडराने की बात कह दी है। पीड़ित किसानों का आरोप है कि खाद और बीज उपलब्ध न होने के कारण वो अपनी गेहूं की फसल भी नहीं लगा पा रहे हैं और डीएपी खाद न मिलने से परेशान यहां मढ़ की पंचायत सरहन के इन किसानों ने कृषि विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया और जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का आरोप था कि अभी तक न उन्हें हाल में खराब हुई उनकी फसलों का मुआवजा मिला,
और ना ही अगली फसल लगाने के लिए उन्हें खाद और बीज मिल रहे हैं, जिसके चलते किसान बेहद परेशान हैं और किसानों ने सरकार से जल्द डीएपी उपलब्ध कराने के साथ साथ बारिश हुए नुकसान की भी यहां भरपाई करने की मांग कर दी कि बारिश के समय में जो नुकसान हुआ उसकी भी जल्द से जल्द भरपाई की जाए। और किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उन्हें खाद और फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं मिला तो वे लोग धरने प्रदर्शन पर उतरने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करेंगे। हर पंचायत है इस गांव के अंदर जो है सभी किसान इकट्ठे होकर के इन्होंने डीएपी ना मिलने की वजह से जो डाया हम कणक बीजने के लिए डाया जो खाद डालते हैं वो अभी तक विभाग की तरफ से हमें उपलब्ध नहीं है। विभाग जो है जो सोया रहता है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इनका वही हाल है जैसे हाथी के दांत वाला, खाने के लिए और दिखाने के लिए। और विभाग आते हैं, मीटिंग करते हैं, लेकिन अभी तक आज 6 नवंबर हो गया है, जो अर्ली वैरायटी है ये 1 नवंबर से इसका टाइम जो होता है ये 15 नवंबर तक होता है। अभी तक जो डीएपी हमें जो डाया है डीएपी उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसान जो है वो निराश है, उसको बहुत परेशान है। विभाग को हम ये खास करके जो हमारे इसके एग्रीकल्चर के डायरेक्टर साहब है ये सोए हुए हैं और मुझे लगता है इनको जो है ये किसान जो है ये किसानी जो है इनके बारे में किसानी के बारे में इनको कोई खास जानकारी नहीं है। किसान का जो डीएपी है इनको 25 अक्टूबर से पहले मिलना चाहिए ताकि किसान जो है जो फसल पे अपनी जो कणक की फसल है उसको जो है वो अपने खेतों में बी सके। अगर खाद नहीं मिले तो जो अर्ली वैरायटी है वो डे बाई डे है लेट हो रही है, अभी भी कोई संभावना नहीं है खाद मिलने की। मैं खास करके हमारे जो एडवाइजर साहब हैं फारूक खान साहब हैं उनसे और एलजी साहब से मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति विभाग में है, खास करके जो कृषि विभाग है, एग्रीकल्चर विभाग है, अगर उसको कृषि विभाग के संबंध में जानकारी नहीं है तो उसको कहीं साइड में करना चाहिए। कोई ऐसे व्यक्ति को उस चेयर पे लाना चाहिए जो किसानों के संबंध में अच्छी जानकारी रखता हो। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।